दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के 11 दिन बाद आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न दिए जाने की प्रधानमंत्री मोदी सरकार की संस्तुति के बाद घोषणा हुई है। यह पुरस्कार अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण यानी भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कामों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह खेल, विज्ञान, समाज सेवा या अन्य किसी भी ऐसे क्षेत्र में दिया जा सकता है जिसमें कि वह नागरिक सर्वोच्च सम्मान का हकदार माना जाए। इसके तहत इस साल दो लोगों को भारत के सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है। पहला नाम कर्पूरी ठाकुर का है जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी को। कर्पूरी ठाकुर को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है, वहीं लाल कृष्ण आडवाणी को उनकी जिंदगी में रहते यह पुरस्कृत उन्हें किया गया है। लेकिन इन दोनों पुरस्कारों के बीच एक महत्वपूर्ण आवाज उठनी शुरू हुई है और वह यह है कि कांसी राम को भारत रत्न पुरस्कार की मांग उठने लगी है। देश के लाखों दलित समाज से आने वाले लोग, न्याय और सम्मान के पक्षधर लोग इस मांग को ताकतपूर्वक मांग कर रहे हैं, उठा रहे हैं कि कांसी राम, जिन्हें बहुजन नायक भी कहा जाता है, उन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए। कांसी राम को आप सभी जानते हैं और किसी भी भारतीय नेता से अगर उनकी आप तुलना करना चाहें, तो अंबेडकर और गांधी के बाद आपको दूसरा कोई नेता नहीं मिलेगा, जिसका कि अपने समाज के लिए इतना बड़ा योगदान हो, जितना कि कांसीराम का दिखाई देता है। कांसीराम के जीवन की शुरुआत आप सबको मालूम है कि 1964 में होती है। राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1964 में होती है और वह जगह पुणे होती है। पुणे में वह एक नौकरी कर रहे होते हैं और सरकारी नौकरी के दौरान वह महसूस करते हैं कि अंबेडकर जयंती पर जब कर्मचारी छुट्टी मांगते हैं या उस उत्सव को मनाने की घोषणा करते हैं तो वहां जातीय भेदभाव किया जाता है। उसके बाद उन्होंने वहां एक संगठन बनाया और जिसका नाम वामसेफ रखा। वह अति पिछड़ा पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक समुदायों का एक समुच्चय था और कर्मचारी महासंघ बना जिसका नाम वामसेफ रखा गया। उसी दौरान उन्होंने डीएस4 का निर्माण किया। डीएस4 एक सामाजिक संगठन था जो कि दलित हकों और अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। उसी प्रक्रिया में आगे चलकर वह मील का पत्थर समय था जब कांसीराम ने 1984 में बसपा का गठन किया। यह तारीखें नहीं है दोस्तों, 1964, 1971, 1984, बल्कि इतिहास में दर्ज वह सामाजिक परिवर्तन के वर्ष के अंतराल हैं जिसमें भारतीय समाज अपने जातीय विद्वेष, जातीय गैर बराबरी और दलितों के प्रति अस्पृश्यता की निगाह से संघर्ष करता, उबरता और दलित समाज अपनी मंजिलें हासिल करता दिखाई देता है। इसलिए इन वर्षों के बीच जो व्यक्ति बहुजन नायक के तौर पर स्थापित हुआ, जिसने बहुजन समाज के लिए त्याग और बलिदान किया, वह नाम कांसीराम है। कांसीराम की यह पूरी राजनीतिक विकास यात्रा भारतीय समाज के इनहेलेशन ऑफ कास्ट यानी जिस किताब को पढ़कर अंबेडकरवादी बने थे कांसीराम, डॉक्टर साहब की किताब थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, उस किताब को अगर जमीन पर किसी ने चरितार्थ किया, अगर किसी ने अपनी जातीय समूह, दलित समाज, गरीब समाज को सम्मान के साथ इस लोकतंत्र में बराबरी के साथ वोट की ताकत का एहसास कराया और इस महासंग्राम का जो आगाज कराया और बराबरी की जो स्थापना की, वह कांसीराम के अलावा किसी और नेता को श्रेय नहीं जाता है। जाहिर तौर पर बाबा साहब के लिए यह बहुत संभव नहीं था क्योंकि वह राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक बौद्धिक व्यक्ति भी थे और बौद्धिक व्यक्ति के साथ संविधान निर्माण के उस महानतम काम में लगे थे जहां बौद्धिक काम था, एकेडमिक काम था, जहां से यह संभव नहीं था कि वह
कांसीराम जैसी भूमिका निभा सके। इसलिए कांसीराम ने वह कर दिखाया जिन बातों को बाबा साहब ने अपनी किताबों में दर्ज किया, अपने अध्ययन में दर्ज किया, जिन चिंताओं को जाहिर किया और जिनके बारे में बार बार कहा कि अगर दलितों को बराबरी, सम्मान, रोजगार, संसाधनों में भागीदारी नहीं मिलती है तो ये संविधान एक कूड़ेदान है। और उसी संविधान को महानतम बनाने की जो जमीनी रूपरेखा थी, जो ग्लैडिएटर बने बाबा साहब के, उनका नाम कांसीराम था। और आज जब देश देख रहा है कि उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा भारत रत्न के सम्मान की जरूरत है, यह कांसीराम के व्यक्तित्व को बढ़ाने का सवाल नहीं है, बल्कि कांसीराम वह व्यक्ति हैं जिनको पुरस्कृत किए जाने के बाद देश के करोड़ों दलित समुदाय, पिछड़े समुदाय, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, जिनके हकों के लिए लड़ते हुए अपनी जिंदगी उन्होंने दी, कुर्बान की, अपना घर परिवार छोड़ा, वह सबका सम्मान होगा। इसलिए सरकार को इस बात को समझना चाहिए। हालांकि इस मांग को बार बार बसपा के युवा नेता आकाश आनंद उठाते हैं। इससे पहले जैसे ही यह पुरस्कार कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, बहन मायावती ने भी कर्पूरी ठाकुर के पुरस्कृत किए जाने की बधाइयां देने के साथ साथ यह बात कही थी कि यह पुरस्कार कांसीराम साहब को भी दिया जाना चाहिए। आप सबको भी यह बात वाजिब लगेगी कि जो पुरस्कार का दायरा है, उस दायरे में अगर भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति आपको एलिजिबल दिखाई देता है, जिसमें कि समाज सेवा का हिस्सा है, जिसने समाज परिवर्तन किया, जिसने क्रांतिकारी बदलाव किया दलितों की जिंदगी में, जिसने कि सवर्णों के सामने, दबंगों के सामने दलितों को खड़ा होने की ताकत दिखाई, जिसने बूथ तक अपने लोगों को पहुंचाया और फटेहाल जिंदगी जीने वालों को भी सम्मान और बराबरी के साथ हक और हकूक की लड़ाई का जिसने हथियार दिया, जिसने ककहरा सिखाया, जिस व्यक्ति ने लोगों को संगठित होना, शिक्षित होना और संघर्ष करने की का सूत्रवाक्य दिया, वही व्यक्ति कांसीराम है। और कांसीराम साहब को अगर भारत सरकार भारत रत्न से, देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजती है और इसकी मांग उठ रही है, तो जाहिर तौर पर यह लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई बात है। लोगों की यह इच्छा है, उस दलित और दमित समाज की इच्छा है, उस मूल निवासी की इच्छा है जिससे इस भारत का निर्माण होता है, जिनके कंधों पर यह भारत खड़ा होता है, उनका नायक, उनका नेता अगर सम्मानित होता है तो जाहिर तौर पर यह देश का सम्मान है। और इस सम्मान को मांगने में सभी नेताओं को आगे आना चाहिए। हालांकि भारतीय समाज एक जातिवादी समाज है, इसलिए कांसीराम का नाम नहीं लिया जा रहा है, उनका नाम मायावती ले रही हैं, आकाश आनंद ले रहे हैं, या दूसरे सामाजिक दलित पिछड़े कार्यकर्ता ले रहे हैं, गरीब तबके को नेतृत्व देने वाले लोग ले रहे हैं। लेकिन पूरे व्यापक समाज में यह मांग नहीं उठ रही है। यह भी अपने आप में सूचक है कि भारतीय समाज अभी भी जातीय जड़ताओं और जातीय पिछड़ापन से उबरा और उठा नहीं है।